नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी वाला में स्वागत है। लाइव क्लासेस में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच होने के कारण इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरा नाम है वरुण और आज है तारीख 28 दिसंबर 2022। तो थोड़ा विलंब होने और टेक्निकल ग्लिच के कारण आपसे माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद है कि यह कल से नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले एज यूजुअल आपको मैं बता दूं कि जो इस बैच ये जो पीडीएफ है इस करंट अफेयर्स का, ये आपको सफल बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जाएंगे और इस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेक्चर अगर आपको देखने का मन हो, रिवीजन करने का मन हो, तो यूट्यूब भी है या फिर एप्लीकेशन है, दोनों जगह पर जाकर आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो एज यूजुअल जो हमारा जो तरीका होता है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या आधार अनिवार्य है। तो आधार कार्ड के बारे में आप जानते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होता है। तो क्या आधार जो है वो कंपलसरी है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। यह जीएस पेपर 2 में आप इसको समझ सकते हैं। असम की एनआरसी पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, असम की एनआरसी पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की थी, जब हम असम अकॉर्ड पर बात कर रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने एनआरसी पर काफी विस्तार से चर्चा की थी। एनआरसी आपको पता है सिटीजन्स का रजिस्टर होता है, तो इस पर भी हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो है एनआरसी हो या फिर कैग हो, यह जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से जुड़ता है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पहले भी कर ली थी और आज भी इस पर चर्चा करेंगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या, इसको लेकर पहले कोई दवाई थी या फिर पहली बार इसको लेकर वैक्सीन बनाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यह जो टॉपिक है यह जीएस पेपर 3 के हेल्थ सेक्टर से जुड़ता है। चौथा है असम में परिसीमन। परिसीमन परिसीमन आयोग का आपने नाम सुना होगा, डिलिमिटेशन कमीशन या फिर जिसको सीमा आयोग कहते हैं। क्या होता है परिसीमन और असम में परिसीमन से संबंधित क्या न्यूज है, इस पर भी हम थोड़ी सी काफी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद है बैंक बैलेंस शीट पर आरबीआई की रिपोर्ट। तो बैंक बैलेंस शीट पर आरबीआई ने क्या रिपोर्ट दिया है, इस पर भी काफी विस्तार से चर्चा होगी। तो उम्मीद है कि यह जो लेक्चर है यह आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आपको पता है जीएस पेपर 3 का है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स खंड से, और ये परिसीमन है तो जीएस पेपर 2। सबसे पहले हम देखते हैं जो यह न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, जिसको टेंगजिडको बोला जा रहा है, नागरिकों के आधार विवरण मांगने वाली सरकारी संस्थाओं की सूची में शामिल हो गई है। ठीक है, यानी देखिए, आपने देखा होगा ढेर सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपसे आधार संख्या के डिमांड करते हैं। तो उसी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में इसका भी एक नाम जुड़ गया है और उसी के बाद से यह मुद्दा गर्मा गया कि क्या आधार अनिवार्य है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हम सबसे पहले तो आधार के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आधार संख्या जारी करने वाले जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप यूआईडीएआई के नाम से जानते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आधार क्या है। तो आपको पता है आधार 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसका प्रयोग आप अपने पहचान के लिए या फिर एड्रेस, यानी अगर आपका पता का प्रूफ अगर आपको देना है, तो उन दोनों के लिए आप आधार का प्रयोग करते हैं। कौन आधार प्राप्त कर सकता है, तो ऑल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो भी भारत के रेसिडेंट हैं वो इसको प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, इसको ट्रांसजेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब भी एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल ये रखिएगा कि केवल और केवल एडल्ट को मिलता है या रेसिडेंट को मिलता है, ऐसा नहीं, बच्चे और ट्रांसजेंडर दोनों को मिलता है, इवन डिफरेंशियली एबल्ड लोगों को भी मिलता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आधार, आधार का जो फायदा है वो क्या है, ये मैंने आपको बताया। एक एड्रेस प्रूफ के लिए, एक आपके प्रूफ के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। दूसरा, आधार कैन हेल्प यू ओपन अ बैंक अकाउंट, गेट अ मोबाइल कनेक्शन एंड एवेल एलपीजी। तो जो एलपीजी कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन है, बैंक अकाउंट, आप जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे उस समय भी आपको बोलेगा कि भैया आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, उससे आपका डिटेल निकालेगा। जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे होंगे इनकम टैक्स में, उस समय भी ये चाहिए होगा कि बैंक जो है
उसका प्रॉपर केवाईसी होना चाहिए, आधार से लिंक्ड होना चाहिए पैन कार्ड, ये सब वो सब, तो हमेशा आपको आधार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू एक्सेस अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए, इवन गैर सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए भी हम आधार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपने आधार के बारे में समझने का प्रयास किया। अगर हम बात करें तो यहां पर तो सब कुछ बातें हो गई है, एक चीज बस ये है कि यह एक स्वैच्छिक सेवा है। ठीक है, तो आधार का जो फायदा है ये आप समझ सकते हैं कि एक स्वैच्छिक सेवा है, इसका फायदा आप चाहे तो उठा सकते हैं, ना चाहे तो ना भी उठा सकते। ये वॉलंटरी है, मतलब आपकी इच्छा है तो आप इसका लाभ उठाइए, नहीं इच्छा है तो आप इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है जिसको आप आधार के नाम से जानते हैं उसका फायदा आप नहीं भी उठा सकते हैं। अब थोड़ा सा UIDAI पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा ये क्या इशू करता है। तो भारतीयों के लिए क्या, तो एक विशिष्ट पहचान, मतलब स्पष्ट है नाम से ही कि यह लोगों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि भाई ये जो UIDAI है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको आप MEITY के नाम से जानते हैं, उस मंत्रालय के तहत काम करता है। दूसरा आपके मन में यह सवाल उठेगा कि क्या किसी एक्ट से बनाया गया है इसको, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, तो हाँ बिल्कुल यह एक वैधानिक निकाय है जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, जिस एक्ट को सामान्य तौर पर हम कह देते हैं आधार एक्ट। यानी यह आधार एक्ट 2016 के माध्यम से इसको हमने बनाया है, जिसका पूरा नाम उस एक्ट का आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम 2016 है। ठीक है, तो यह इस पूरा अधिनियम का नाम है, लेकिन आप अगर आधार एक्ट 2016 भी याद रखते हैं तो भी आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है ना, उसी को हम आधार नाम से जानते हैं, ये पहले ही आपको मैंने बता दिया। ये क्या करता है, तो देखिए आधार का इनरोलमेंट हो, ऑथेंटिकेशन हो, इन सभी से रिलेटेड काम इसी के द्वारा किया जाता है। आधार जब आप बनवाते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो आपका डेटा जो है वो वहां चला जाता है, तो आपके डेटा की सुरक्षा हो, यह सभी कार्यों की जिम्मेदारी UIDAI के पास होती है, जिसको आधार एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो यह बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका काम क्या होता है। तो जितने भी प्रकार की जो जानकारी है, जो डेटास है, उसके रिकॉर्ड की जानकारी भी यह रखता है। ठीक है, अब आधार के लाभ क्या है, बेसिक लाभ तो आपने वहां देख लिया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं PPT में। चूंकि यह एक व्यक्ति के बायोमेट्रिक से जुड़ा है, इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता, और इस प्रकार यह केवल एक व्यक्ति के लिए एक आधार संख्या होती है, मतलब यूनिक होता है। आप खुद ही जानते हैं कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो उस समय आपने देखा होगा कि भाई ये 12 डिजिट का नंबर है, आगे चूंकि कार्ड में तो 12 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन बनवाते समय आपने देखा कि बायोमेट्रिक आप देते हैं, तो भाई हर आदमी का तो अपना अपना बायोमेट्रिक है, तो एक आदमी का डुप्लीकेट आधार नहीं बन सकता, क्योंकि हर आदमी का बायोमेट्रिक एक ही है, तो इसमें डुप्लीकेसी जो है वो नहीं होती, वो इसका लाभ है। चूंकि यह एक सार्वभौमिक संख्या है, यूनिवर्सल नंबर है, एक तरह से यूनिक आईडी है, इसलिए देश भर में किसी एजेंसी या सेवा प्रदाता के लिए केंद्रीय विशिष्ट पहचान डेटाबेस से प्रमाणीकरण सेवाओं का लाभ उठाकर लाभार्थी की पहचान प्रमाणित करना आसान है। बिल्कुल, अब अगर आप कहीं पर भी चले जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन मान लेते हैं दिल्ली में है, अगर आप झारखंड में है, बिहार में, कहीं पर भी है, आपका आधार संख्या चूंकि हर जगह कॉमन है, सेम है, तो आपको कहीं पर भी इस संख्या के माध्यम से, इस आधार नंबर के माध्यम से अगर किसी स्कीम का लाभ उठाना है तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह सबके लिए कह सकते हैं एक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक है, मतलब सबके लिए एक है, कहने का मतलब है सभी व्यक्तियों के लिए अपना अपना एक है, और यह जो है पूरे तरीके से सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, तो इसको पूरे भारत में इसकी पहचान मान्य है। ठीक है, तो आप इसको दिखा करके आराम से किसी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
उन लोगों को शामिल करना जिनके पास मौजूदा पहचान दस्तावेजों की कमी है। जिन लोगों के पास मौजूदा दस्तावेज की कमी है वे अक्सर विभिन्न लाभों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं जो वो शायद उठा पाते। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो भी आप ढेर सारे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि उन लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं जो लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल करके उनको भी स्कीम का फायदा इसके माध्यम से मिल सकता है। ठीक, यह सेवा इच्छित लाभार्थी के पहुंचने की पात्रता की पुष्टि करने में सक्षम बनाती है। अब देखिए लाभार्थियों को प्रमाणित भी कर देगी। भाई मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा एक यूनिक आधार नंबर है, ठीक है, और सरकार का अगर मैं किसी स्कीम का बेनिफिशियरी हूं तो मेरे आधार नंबर से सरकार उस चीज को निकाल लेगी और मुझे वो टारगेटेड डिलीवरी कर देगी। सरकार अगर चाहती है कि भाई किसी मान लेते हैं किसी एक खास वर्ग को या फिर गरीब वर्ग को कुछ फायदा मिले, कुछ स्कीम का लाभ मिले, कुछ पैसे मिले, तो सरकार क्या कर सकती है, बिल्कुल टारगेटेड डिलीवरी कर सकती है इस आधार संख्या के साथ, क्योंकि इसमें आपके हर डिटेल्स होते हैं। ठीक है, और आराम से वही लिखा है लाभार्थियों के लिए प्रमाणित और पुष्टि की गई पात्रता। ठीक है, तो यह पूरे तरीके से प्रमाणित है, आप इसमें पूरे तरीके से प्रमाणित प्रूफ होते हैं और इसीलिए ये एड्रेस प्रूफ और फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर भी काम आता है। और हालांकि यह स्वैच्छिक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर जगह आधार कार्ड अपना दें, यह स्वेच्छा से आप देंगे। सुरक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है, यूआईडी सक्षम बैंक खाता के नेटवर्क में निवासियों का लाभ वितरण के साथ जुड़ी भारी लागत के बिना सीधे लाभ भेजने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको आप कहते हैं डीबीटी, तो उसके लिए आपके पास एक इस प्रकार का सार्वभौमिक नंबर होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि भाई आप सही आदमी को ही चीजें भेज रहे हैं। तो आधार किससे लिंक्ड होता है, बैंक से, तो पहचान करना बड़ा आसान हो जाता है और इस कारण से जो डिलीवरी है, जो बेनिफिट है, वो बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस को मिलता है। तो ये कुछ फायदा है, ये सब बेसिक फायदा है जो आप जानते भी हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ जो है वो समस्याएं भी हैं। अब क्या है, देखिए बहिष्करण त्रुटियां, बहिष्करण का मतलब होता है एक्सक्लूजन। बहुत इंसान लोग बायोमेट्रिक जो है वो उस समय जब लगाते हैं तो चूंकि जो श्रम करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनकी जो उंगलियों के जो निशान है ना, वो क्या हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, मैनुअल लेबर का काम करेंगे, तो वो जो उंगलियों के निशान हैं वो नहीं होते। तो अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के वक्त जो मजदूर और गरीब लोग हैं उनके पास स्पष्ट जो है वो उंगलियों के निशान नहीं होते। मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों की आंखों की पुतलियों के कमजोर स्कैन में भी समस्याएं पैदा की है। इससे आधार के तहत पंजीकरण नहीं हो पाता है और वो अपने आप को आधार के तहत रजिस्टर्ड कर ही नहीं पाते क्योंकि उनकी उंगलियों में प्रॉपर निशान नहीं है, उनकी आंख में मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है। तो ये इससे क्या होता है, बहुत जो लोग गरीब हैं, जो बिल्कुल वंचित वर्ग है, वो आधार से जो फायदा उनको मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, दूसरा है सुरक्षा संबंधी चिंताएं, और ये तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं होंगी ही क्योंकि इसमें आपका बायोमेट्रिक्स आपका लिया जाता है और आपकी जो डेटाज हैं वो एजेंसी के पास चली जाती है। तो डेटा लीकेज और उससे डेटा से की जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं ये तो हमेशा आधार वाले में बनी रहेंगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रक्रियात्मक खामियां, इसमें क्या है, UIDAI जिसको आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ने यह निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है कि आधार के लिए पंजीकरण करने वाली संस्थाएं उचित प्रक्रियाओं का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। यह पूरी तरह से स्वयं संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रदान की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर था। कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट तौर पर आप समझ रहे हैं कि किसी भी एक तरह का जो प्रक्रियात्मक जो है ना, मतलब रेगुलेटरी बॉडी इसका कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई एजेंसी है जो आपसे क्या ले रही है, जो आपसे आधार कार्ड का नंबर ले रही है, तो क्या उसकी देखरेख करने वाला कोई है, क्या उसको जांचने वाला कोई है
कि वह आधार कार्ड के नंबर का क्या प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। तो यही कह रहा है कि यूआईडीआई ने यह निगरानी करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है कि आधार के लिए पंजीकरण करने वाली संस्थाएं उचित प्रक्रियाओं का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। डुप्लीकेशन मुद्दे, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही निवासी के लिए कई आधार जारी किए गए थे और एक ही बायोमेट्रिक डेटा का कई निवासियों के लिए भी दिया जा रहा है। मतलब है कि यहां पर भी डुप्लीकेसी का मुद्दा सामने आ रहा है कि भाई एक ही आदमी, उसके पास 4 आधार कार्ड है और एक ही बायोमेट्रिक से 4 अलग अलग लोगों को भी आधार कार्ड दे दिया गया। आप सोच रहे हैं, एक ही बायोमेट्रिक है, मेरा बायोमेट्रिक है, 4 लोगों को मिल गया। और एक तो ये भी समस्या है, एक ही बायोमेट्रिक से आप दे रहे हैं, और क्या है, एक ही आदमी को आप 4 आधार कार्ड दे रहे हैं। तो ये क्या है, डुप्लीकेसी की जो समस्या है ये हमेशा इसमें भी एक चुनौती बनकर सामने आई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आधार पर क्या फैसला है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपने अंतिम फैसले में इसकी वैधता को बरकरार रखा है कि यह वैलिड है, और आगे कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक डेटा को साझा करने के लिए सहमत होता है तो आधार अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना डेटा दे रहे हैं और आप इसके लिए अगर सहमत हैं डेटा देने में, तब आपका जो राइट टू प्राइवेसी है यह हनन नहीं होता, इसका हनन नहीं होता। तब आप चूंकि खुद से ही आप कह रहे हैं कि भैया मैं एग्री हूं अपना डेटा देने में, तब फिर कहां से राइट टू प्राइवेसी का हनन हो गया? तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी का हनन तब नहीं हो रहा है जब आप सहमत हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से अपने डेटा देने में। ठीक है, दूसरा, निजी संस्थाओं को केवाईसी प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने से रोक दिया है, क्योंकि निजी संस्थाएं क्या कर सकती थी, आधार कार्ड का नंबर लेकर हो सकता था कि डेटा का मिसयूज करती। तो यही लिखा है कि निजी संस्थाओं को केवाईसी, जो केवाईसी कराया जाता है बैंकों वगैरह में, केवाईसी प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए आधार कार्ड, तो जो भी प्राइवेट बॉडीज हैं जो केवाईसी के लिए आपसे क्या मांगते हैं, आधार कार्ड, उनको इस चीज के लिए रोक दिया गया है क्योंकि इससे डेटा लीकेज या डेटा प्रोटेक्शन को खतरा था। आधार कार्ड हालांकि कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह गरीबी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाता है। जिनको स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा सरकारी खामियों की वजह से, लीकेजेस की वजह से, उनको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर तो क्या है, टारगेटेड डिलीवरी होगी। सरकार के पास चूंकि आधार कार्ड नंबर है उनके पास, सामने वाले के पास, तो सरकार के पास उनसे संबंधित डेटा भी होगा, तो सरकार उनको आसानी से स्कीम का लाभ पहुंचा सकती है। तो ये एक पूरा पक्ष था आधार कार्ड के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें हम चलते हैं। ठीक है, ये भी आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि स्कूल भी दाखिल के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ये बात आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, कि चाहे वो सीबीएसई हो, एनईईटी हो, यूजीसी के छात्र को परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में ये लोग चूंकि आधार संख्या मांगने लगे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आधार संख्या जो है इसके लिए आवश्यक नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप आधार संख्या उनसे मांगिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात हालांकि बाद में कही कि भाई कि एक अपवाद है कि बच्चों के लिए अगर कोई योजना है और बच्चों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप उनको योजना से वंचित नहीं कर सकते। तो ये भी बात कही है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए असम की एनआरसी क्या है भैया, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स, जिसको एनआरसी को क्या कहा जाता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट। अब ये समझना है, यहां पर आपको थोड़ा सा मामला समझना है। एनआरसी जो है मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया भी था। ठीक है, एनआरसी मैंने आपको बहुत पहले एक बार बताया भी है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एनआरसी के बारे में पता होगा। ठीक है, मैं वही न्यूज देख रहा था कि किस न्यूज में पढ़ाया था, असम अकॉर्ड वाले न्यूज में मैंने आपको एनआरसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी आज से 3-4 दिन पहले। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा तो आपको वहां पर याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो आज इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हुआ क्या कि आपको पता है, मान लो मैं
दिखाना चाहता हूं एक चीज आपको। यहां देखो, ये मान लो हमारा प्यारा देश भारत है, और इधर क्या है, जब हमने 1951 में का जो सेंसस है उसके आधार पर यह कहा गया, 1951 के सेंसस के आधार पर, कि भाई हर राज्य का अपना एक एनआरसी होना चाहिए। तो एनआरसी क्या है, सिटीजन्स का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस राज्य में कितने अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। तो इसके लिए एनआरसी आवश्यक है कि कितने लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो 1951 के सेंसस के बाद यह कहा गया कि भाई आप अपना अपना एनआरसी बनाइए, ठीक। तो इसमें असम ने तो बनाया, लेकिन बात आई 1971 में। इशू 1971 में क्या आया कि आपको पता है इस समय क्या था, पहले तो दोनों पाकिस्तान ही थे, इधर वाला पाकिस्तान जो अभी भी है, और इधर जो ईस्ट पाकिस्तान है जिसको अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यहां पर क्या हो रहा था। तो उसी के बाद आपको पता है बांग्लादेश बना, तो एक संघर्ष हुआ। तो इस संघर्ष के दौरान काफी लोग बांग्लादेश से किधर आ गए, असम की तरफ, ठीक है। असम की तरफ उनको लगा कि भाई चलो असम की तरफ चलते हैं, क्योंकि असम में क्या मिला उनको लगा कि यहां पर हमको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, यहां पर जो है मृदा बेहतर है, तो हम यहाँ काम भी कर सकते हैं। तो इस कारण से सभी लोग इधर से भागकर किधर चले गए, असम की तरफ, ठीक है। अगर मैं फोटो के माध्यम से दिखाऊं तो मैं उसके माध्यम से भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर सभी लोग कहां चले गए, असम में। यहां देखिए असम है, आपको दिख रहा है। तो इधर से बांग्लादेश से लोग भागकर किधर चले गए, असम में। अब सोचिएगा, अब आप सोचिए कि असम के पास तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, और यहां पर अचानक से बहुत लोगों का आना हुआ। हालांकि भारत में और विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, ये बात आपको पता है। अफगानिस्तान से भी, जब सोवियत अफगान वार हुआ तो अफगानिस्तान से खूब लोग आए। तिब्बत, जब 1959 में के समय तिब्बत से भी काफी लोग आए थे, आपने सुना होगा दलाई लामा का भी नाम। तो तिब्बत से भी काफी लोग आए। विभाजन के समय पाकिस्तान से भी काफी लोग आए, जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां से भी काफी लोग आए। तो भारत हमेशा जो है इन लोगों को शरण दिया है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में युद्ध था, आप उसको कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान, जब इधर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है, इधर पूर्वी पाकिस्तान है, जब यहां पर संघर्ष छिड़ा और उसके बाद बांग्लादेश बना, तो उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। तो 1971 में जब बांग्लादेश का अस्तित्व आ रहा था, पूर्वी पाकिस्तान की जगह पे बांग्लादेश बन रहा था, तो उस समय बहुत लोग कहां आए, असम में की तरफ। इस युद्ध के चलते बहुत लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण ये लोग असम में आए। अब असम में चूंकि रिसोर्सेज का अभाव था, तो इस कारण से क्या हुआ कि असम में जनसंख्या अचानक से काफी बढ़ गई, और उसके कारण 1979 से लेकर 1985 तक जो असम की स्टूडेंट्स यूनियन है, जिसमें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद, उस दिन भी आपको बताया था, इन दोनों ने काफी जो है इस बात की आलोचना की कि भाई किस प्रकार जो है इतने लोग एक साथ असम में आ सकते हैं, और इससे असम के जो जनसंख्या है, जो वहां की वास्तविक जनसंख्या है, जो वहां के लोग हैं, इनको नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इसी असम मूवमेंट के चलते, जो बांग्लादेश से माइग्रेशन हो रहा था, इसी असम मूवमेंट के चलते 1985 में भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ। तो समझौता में कौन कौन है, एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, एक ऑल असम गण संग्राम परिषद, एक असम सरकार और एक भारत सरकार। और इस समझौते के तहत एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया, 24 मार्च 1971 एक कट ऑफ डेट बनाया गया, 24 मार्च 1971, याद रखिएगा। इसके मिडनाइट तक जो भी लोग आए हैं वो तो लीगल हैं, लेकिन इसके बाद जो भी लोग आए हैं, इस कट ऑफ डेट के बाद जो भी लोग आए हैं, उनको फॉरेनर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देता हूं कि यहां पर देखिए 1971 में आपको पता है कि यहां पर संघर्ष छिड़ा हुआ है, ये वाला पाकिस्तान इस वाले पाकिस्तान के मध्य, उसके बाद बांग्लादेश बना। इस संघर्ष के कारण ढेर सारे लोग जो है वो असम में आए और असम में रिसोर्सेस का अभाव होने लगा, जिसके कारण वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, आप देख रहे हैं कि बच्चा लोग क्या नहीं क्या क्या कर सकता है। स्टूडेंट यूनियन है उसने जो है इसका कड़ा प्रतिरोध किया या फिर कड़ा विरोध किया आप कह सकते हैं। और उसके बाद 1985 में एक समझौता जो है वो साइन हुआ भारत सरकार और ये एएसयू जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, ऑल असम गण संग्राम परिषद है और असम सरकार के बीच, जिसको हम असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा गया कि 24 मार्च 1971 के मिडनाइट से पहले जो लोग आ गए हैं वो तो लीगल लोग हैं, और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो लोग क्या हैं, अवैध हैं। उसके बाद जो असम में आए हैं वो अवैध हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और इसी के आधार पर आपको सिटीजन का रजिस्टर भी बनाना है। ठीक बात है भाई। तो ये सिटीजन का रजिस्टर जो है उसी के आधार पर बन गया। लेकिन अब क्या हुआ कि 2013 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो 2013 में जब कोई काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा एक एनजीओ के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो आपने ये बात कही थी तो जल्दी से इस काम को अंजाम दीजिए। और जल्दी से इस काम को अंजाम देने के लिए सरकार जो है फिर आगे आई, और जो मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इस काम को अंजाम देना शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद से ही यह काम जो है इस आप समझ सकते हैं कि इस काम को अंजाम देना शुरू हुआ। करोड़ों लोग इसमें थे, और लगभग अराउंड 19 लाख लोग ऐसे हुए जिनको क्या किया गया, फॉरेनर के तौर पर ट्रीट किया गया। मतलब इससे वो बाहर हो गए, मतलब वो असम के लोग नहीं है। तो लगभग 19 लाख लोग ऐसे निकले जो असम के लोग नहीं थे। ठीक है, करोड़ों लोगों का किया गया, करोड़ों लोगों का एनआरसी जो रजिस्टर में नाम आया, लेकिन कुछ 19 लाख के करीब ऐसे लोग थे जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। तो इसी से संबंधित मामला है कि जब आप सिटीजन्स का रजिस्टर बना रहे हैं तो उस समय आपने क्या क्या गलतियां की हैं। तो एक तो गलती ये किया इसमें जब कैग की रिपोर्ट आई है वो ये है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ है। दूसरा, इसमें जो जो लोग काम कर रहे थे उनका पेमेंट भी कम किया गया है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कैग की रिपोर्ट के सामने आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या रिपोर्ट है, आप थोड़ा सा देखा जाए। ये तो देखिए, ये मैंने आपको ये जो है मैंने आपको टोटल बातें इसमें बता दी है, तो इसमें अलग से कुछ बताने के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखिए 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में वे लोग शामिल थे जो 25 मार्च 1971, जो मैंने आपको बताया ना कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 का मिडनाइट, ठीक है, उसलिए 25 मार्च लिख दिया है। उससे पहले असम में रहने वाले लोगों के निवासी या वंशज होने के नाते अपने भारतीय नागरिकता स्थापित कर सकते थे। ठीक है, अगस्त 1985 के असम समझौते के अनुसार विदेशियों के निर्वासन की अंतिम तिथि, तो ये मैंने आपको बताया कि जो असम अकॉर्ड हुआ था उसके हिसाब से ही यह निर्णय लिया गया था 24 मार्च 1971 वाला। लगभग 3.5 करोड़ आवेदकों में से कम 19.06 लाख जो है ऐसे लोग निकलकर सामने आए जो पर्याप्त दस्तावेज दिखा नहीं पाए, और जिसके कारण उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, फॉरेनर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और उनको इस रजिस्टर से बाहर रखा गया। अब देखिए कैग की रिपोर्ट क्या बोल रही है, जो आप एनआरसी बना रहे हैं तो इसमें कैग की रिपोर्ट क्या कह रही है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो निष्कर्ष में परियोजना लागत, अब देखिएगा जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन हुआ उसके कारण क्या हुआ, सॉफ्टवेयर और जो टाइम बाउंड था, भाई आपको अगर एक निश्चित समय में पूरा करना है और उससे ज्यादा समय आप लेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। तो टाइम बाउंड आप काम किए नहीं, आपको लंबा समय लग गया, और जिसके कारण क्या हुआ, खर्च में वृद्धि हुई, और सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, इसके खर्च में काफी वृद्धि हुई है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आउटसोर्स कर्मचारी है, ये मैंने आपको बात कही कि कर्मचारियों को भी क्या मिला, कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की राशि क्या है, जितनी दी जानी थी उससे 45% से लेकर
लगभग 64-65% तक कम थी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए, जो सॉफ्टवेयर से संबंधित बात हो, विक्रेता चयन की उचित प्रक्रिया का इसमें पालन नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या एक महत्वपूर्ण बात यहां पर एक कहता है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर में उलटफेर कर दिया, आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं दिया जो आपको पेमेंट देना था, इन सब में आपने ढिलाई बरती और समय भी बढ़ गया, लंबा समय लग गया आपको एनआरसी अपडेट करने में। फिर भी क्या हुआ है, कैग ने कहा कि अधिक खर्च करने के बावजूद एक वैध और त्रुटि मुक्त एनआरसी तैयार करने का जो उद्देश्य है वह अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी इसमें काफी त्रुटियां हैं। इवन इतनी खर्चे हो गए, आपने सॉफ्टवेयर तक बदल दिया, आपने प्रॉपर वेतन नहीं दिया, लेकिन अभी भी क्या है, आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से त्रुटि मुक्त जो सूची है वो आप तैयार नहीं कर पाए हैं। ये कैग के रिपोर्ट की निष्कर्ष है। ठीक है, देखिए इसके बाद कैग ने कुछ सिफारिशें की हैं। तो एक सिफारिश तो ये है कि भाई आपको अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसका पालन करिए। भाई आप लोगों को सैलरी ही जो मैंने बोला है उससे कम दे रहे हैं, फिर भी आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो न्यूनतम वेतन अधिनियम का अनुपालन करिए। और साथ ही साथ इसने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का उल्लंघन करने और डेटा ऑपरेटरों को कम भुगतान करने के लिए विप्रो लिमिटेड के खिलाफ दंडात्मक उपायों की सिफारिश की है। ठीक है, अब सोच लीजिएगा भाई कि यहां पर जो आपने पेमेंट कम किया है इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाए विप्रो लिमिटेड पे, क्योंकि यही थी जो मतलब सामने थी और यही एजेंसी ने सब कुछ करवाया है। तो विप्रो लिमिटेड के द्वारा यह काम करवाया गया है, तो और उसने सैलरी कम दिया है, तो भाई उस पर दंडात्मक कार्रवाई करिए और मिनिमम वेजेस एक्ट को पूरे तरीके से लागू करिए, उसका अनुपालन करिए। ऐसा कैग का जो है वो सजेशन है। ठीक है, उसमें पैसा का हेरफेर हुआ है, यही जो है वो कैग कहना चाहता है। ठीक है, तो मेनली 3 इसमें बात है, और तो बहुत सारी बातें लिखी होती है लेकिन आपको मेनली 3 बात, सॉफ्टवेयर से संबंधित छेड़छाड़ है, दूसरा वेतन जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं दिया गया, और तीसरा समय पर चीजें नहीं कंप्लीट करने के कारण जो खर्च है, जो लागत है वो काफी बढ़ गया। फिर भी एक त्रुटि मुक्त हम एनआरसी नहीं बना पाए असम के लिए। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो सरकार ने घोषणा की है कि वह 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्कूलों के माध्यम से टीका लगाएंगे। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सर्वाइकल कैंसर में हो क्या रहा है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होता है, और इस कारण से सरकार ने कहा है कि भाई जो 9 से 14 साल की जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं स्पेशली, उनको स्कूल में ही लगवा देंगे, और जो स्कूल में नहीं जाएंगे उनको जो स्वास्थ्य सेंटर्स नहीं होते, जो स्वास्थ्य केंद्र होते, वहां पर ये वैक्सीन लग जाएगा। जो कोरोना में भी आपने देखा होगा अलग अलग स्वास्थ्य सेंटर खुले हुए थे जहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाता था। तो यही लिखा है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार ने यह स्टेप उठाया है कि भाई 9 से 14 साल के बच्चों को स्कूल के माध्यम से ही टीका लगाया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके बारे में तो हम आगे थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये जो है कहां पर होता है, थोड़ा सा एक बार इसका मैं आपको फोटो पिछली बार भी दिखाया था, आज भी दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये जो है, ये आपको सर्विक्स दिख रहा है। ठीक है, सर्विक्स यहां पर विजाइनल वॉल है, महिलाओं का जो विजाइना है ये विजाइनल वॉल है, यहां पर सर्विक्स है, और इस सर्विक्स में, जो कि सर्विक्स का जो है पूरा जो फोटो है आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो सर्विक्स जो है वो यूटेरस का पार्ट होता है। ठीक है, तो यूटेरस का पार्ट होता है सर्विक्स, और यूटेरस का कनेक्शन होता है वेजाइना से। ठीक है, तो इसी यूटेरस के पार्ट में, सर्विक्स में, जिसका कनेक्शन वेजाइना से है, इसी में क्या होता है, इसी में ये कैंसर टिश्यू उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। इसमें जैसे मान लो इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे पीरियड्स के समय ब्लड आना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय काफी ब्लड आना, ब्लीडिंग की समस्या, एब्डोमिनल जो पेट है उसके नीचे काफी पेन होना, ठीक है, ब्लोटिंग होना, पूरा पेट आपको लगेगा गैस गैस टाइप का, पूरा भरा भरा टाइप,
वोमिटिंग टाइप की फीलिंग, इस टाइप की जो समस्या है वो आपको सर्वाइकल कैंसर में देखने को मिलेगी। तो एक तरह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप इसको कह सकते हैं, और महिलाओं को इसका काफी जो है वो सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार सामने आकर कह रही है कि भाई हम इस कैंसर को वैक्सीन के माध्यम से दूर करना चाहते हैं। थोड़ा सा लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखते हैं कि क्या कहता है इसके बारे में। देखिए, भारत में यह दर जो है लगभग 1 लाख महिलाओं पर 18 है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 2030 तक देशों को 1 लाख महिलाओं पर जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये 4 से कम होना चाहिए। नया मामला 4 से कम होना चाहिए। और भारत में अभी भी 1 लाख मामले पर लगभग 18 लोग, 18 महिलाएं क्या है, 18 महिलाएं प्रति 1 लाख महिलाओं पर 18 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं, ठीक है। अब इस लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 4 लोग होने चाहिए, 4 महिलाएं होनी चाहिए 1 लाख पर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 90% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु तक जो ये वैक्सीन है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन, यह वैक्सीन जो है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए ये एचपीवी वैक्सीन की बात हम अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत के में महिलाओं में होने वाला यह दूसरा सबसे आम कैंसर है, यह सर्वाइकल कैंसर, और बड़ी संख्या में मौत का कारण भी यह बनता है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के सभी मामलों, जो मामला आता है, और मौत के 58% से अधिक मामलों का अनुमान एशिया में लगाया गया था, ठीक है। 58, जितना पूरे विश्व में अगर बात करें सर्वाइकल कैंसर से, तो उसका 58% जो मामला और मौत है वो एशिया में है, और उसमें से लगभग मोर देन 20% मामला और मौत भारत में है। 21% मामला है और 23% मौतें हैं, तो काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, जिसके कारण सरकार ने यह स्टेप उठाया है। और आप यहां न्यूज भी देख सकते हैं, इंडियाज बिट टू बीट सर्वाइकल कैंसर, तो इसीलिए ये जरूरी है, ठीक है। अब आप पूछेगा कि कैसे होता है, तो एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस का नाम है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यहां लिखा भी होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अब आप कहेंगे तो मैं इसको लिख देता हूं, क्योंकि लिखा इसमें है नहीं शायद कहीं पर, या फिर देख लेते हैं, यहां पर अगर नहीं, यहां लिखा हुआ है, ये वायरस के चलते होता है। और इसी के लिए जो वैक्सीन है वो है एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन इसी के लिए, ठीक है। और 2023 के मध्य तक यह आ सकती है, यह वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, सर्ववैक, सर्ववैक वैक्सीन। वैक्सीन का नाम जरूर याद रखिएगा, पिछले क्लास में बताया था सर्ववैक। ये कैसे, क्या, कौन सा वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। क्योंकि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, वहां कैंसर हो जाता है वेजाइनल पार्ट में, और जिसके कारण महिलाओं की मौतें होती है, ठीक है। अब देखिए, एक NTAGI है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, इसने कहा है कि इस वैक्सीन को, जो एचपीवी वैक्सीन है जिसका नाम सर्ववैक है, यही वैक्सीन का नाम ही सर्ववैक है एचपीवी वैक्सीन का, इसको कहां शामिल कर दीजिए, तो इसको जो हमारा आप देख रहे हैं सार्वभौमिक टीकाकरण है प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत शामिल करने के लिए इस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने ये बात कही है कि इसको भी, इस वैक्सीन को भी उसमें शामिल कर दीजिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में। उसमें बताया था, जब पिछली बार बताया था तो काफी अच्छे ढंग से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आपको बताया भी था। तो यही है मामला। तो यहां पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो काफी समस्या वाला है, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने आपको एक वैक्सीन डेवलप करने की बात कही है, जो 2023 तक आ भी जाएगा, जिसमें 9 से लगभग 14 साल तक की महिलाओं को स्कूल के माध्यम से ही जो है वो टीका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज आपका खत्म हुआ। अब है असम में परिसीमन। चलिए, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, परिसीमन का मतलब क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बोर्ड का सहारा लूंगा, या फिर एक बार मैप भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए भारत के मैप पे चलते हैं।
चलिए देखिए, जब केंद्र सरकार में देखिएगा, जब सेंट्रल लेवल पर चुनाव होता है, यानी लोकसभा चुनाव, दो होता है ना चुनाव, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा नहीं, स्पेशली आप विधानसभा मानिए, ठीक है, क्योंकि लोगों की भागीदारिता इसमें होती है। अब जब लोकसभा चुनाव है तो पूरे भारत को कितने भागों में बांटा जाता है? अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। जब राज्यों में होगा तो विधानसभा में जब चुनाव होगा, ठीक है, विधानसभा चुनाव, उसमें राज्य को बांटा जाता है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होते हैं। क्लियर है? फिर से बताऊं, देखिए, लोकसभा और विधानसभा, जब लोकसभा चुनाव है तो चूंकि पूरे देश में होता है तो पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और जब विधानसभा चुनाव होना है तो उस राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हम बांटते हैं, ठीक है, और उस अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि खड़े होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल भारत की अगर हम बात करें तो 543 सीट्स मान लेते हैं लोकसभा में, दो तो एंग्लो इंडियन वाला खत्म हो गया, तो 543 सीट्स है, तो भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि खड़े होंगे। तो इस प्रकार से कुछ डिवीजन आपको दिखेगा, मान लो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके मैं एक फिगर आपको बता रहा हूं। तो अलग अलग ये निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें पूरे भारत को बांट दिया गया, और इस निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग प्रतिनिधि खड़े होंगे, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़े होंगे। तो कुल 543 है मान लेते हैं उदाहरण स्वरूप, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र बनेगा और हर से एक एक लोग खड़े होंगे। अब देखिए, निर्वाचन क्षेत्र बनाता कौन है? ये जो सीमांकन किया, जैसे मान लो मैंने ये सीमांकन किया, ये सीमांकन किया, एक सीमा बनाया, इस सीमा को बनाता कौन है? इस सीमा को ही बनाता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, इसी को कहा जाता है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, या फिर सीमा आयोग भी कहते हैं, सीमा आयोग भी कहते हैं। तो इस सीमा आयोग का काम ही है सीमा निर्धारण बेसिकली, ठीक है। अब होता क्या है, अब बताइए, सीमा का निर्धारण करते समय 1971 के ऐसे कहा गया कि हर 10 साल पर यह चेंज होना चाहिए, क्योंकि भाई 10 साल पर सेंसस आता है। तो सीमा का निर्धारण आप कैसे करते हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर आप इस जो निर्वाचन क्षेत्र है इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और जनसंख्या कब की ली जाती है? 1971 वाली। अगर आप मान लेते हैं, आपकी इच्छा है कि भैया 1971 वाली क्यों ले आती है, अभी वाली क्यों नहीं ले आती, तो क्या होगा कि हर 10-10 साल पे जो है वो जनसंख्या चेंज होता रहेगा, और जब हर 10-10 साल पे जनसंख्या चेंज होता रहेगा तो आप सोच रहे हैं कि जो ये नंबर्स हैं, जो ये लोग चुनकर जाते हैं, इनके भी नंबर्स काफी बढ़ जाएंगे। उतना बड़ा संसद कहां अपने पास, ठीक है। और हर बार जब चेंज होगा तो खूब पैसा लगेगा, फिर से पूरा परिसीमन करिए, फिर से आपको पैसा लगेगा। तो इसके लिए 1971 की जनगणना को ध्यान में रखा जाता है और 2026 तक यही जनगणना के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट मिलेगा, यानी ये 10 लाख की आबादी पर एक सीट, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, ये 10 लाख की आबादी वाला होगा, ये भी एक निर्वाचन क्षेत्र है। तो निर्वाचन क्षेत्र जो होगा उसमें सामान्य तौर पर 10 लाख की आबादी पर एक सीट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको निर्वाचन क्षेत्र समझ में आ गया, परिसीमन समझ में आ गया। तो समझ में आ गया कि निर्वाचन क्षेत्र में क्या है, हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट है, ठीक है। अब देखिए, जनसंख्या बार बार अगर चेंज करिएगा आप, जैसे 1971 है, आपकी इच्छा है 2011 क्यों नहीं है, 2011 का में भी तो सेंसस हुआ था, तो क्या होगा कि जिस क्षेत्र में मान लेते हैं जनसंख्या उस समय 9 लाख थी, अब क्या हो गया, उस क्षेत्र की जनसंख्या पता चला 12-15 लाख हो गई, तो फिर सीट बढ़ जाएगा। तो ऐसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, उतनी बड़ी संसद है नहीं अपने पास। तो इसलिए 1971 की जनगणना के हिसाब से हम चल रहे हैं और 2026 तक हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जनसंख्या के अनुपात में जो सीटें हैं वह भी बेहतर बनी रहेंगी, ठीक है। तो यही जो है पूरा एक परिसीमन आयोग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया कि सीमा का निर्धारण करता है, 1971 की जनगणना के हिसाब से चलता है, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट इसमें होती है, और यह आर्टिकल 82 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा अगर समझ गए होंगे तो इसी में थोड़ी सी चीजें सामने आई हैं।
असम वाले में देखिए, देखा जाए तो देखिए असम वाले में क्या है कि असम में चूंकि परिसीमन की बात है, तो भारत के चुनाव आयोग ने असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो विधानसभा के समय भी और जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय भी परिसीमन करने का निर्णय लिया है चुनाव आयोग ने। अब परिसीमन की प्रक्रिया के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक आपने क्या सुना? अभी तक आपने सुना कि इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है 1971 की जनगणना का। अब किसका किया जाएगा? चुनाव आयोग कह रहा है असम के लिए 2001 की जनगणना का। बस यही मामला है और कुछ नहीं है। 2001 की जनगणना के हिसाब से यहां पर फिर से परिसीमन किया जाएगा। अब आप कहिएगा देखिए परिसीमन में भी खेला होता है, यहां पर भी खूब खेला होता है। कहिएगा कैसे? तो देखिए ऐसे, मान लो ये भारत है, इसको अलग अलग मान लो, मैं ऐसे बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें बांटा गया। अब बताइए बांटने के समय गेम हो जाता है, जैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ये निर्वाचन क्षेत्र बांटा, तो इसमें भी 10 लाख लोग हैं, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है किसी एक धर्म विशेष से संबंधित है। मान लेते हैं ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ज्यादा लोग इसमें मुस्लिम है, मान लेते हैं इसमें ज्यादा लोग क्या है? मुस्लिम है। मान लो ये व्हाइट वाला मुस्लिम है, और हिंदू की आबादी जो है वो इसमें कम है, जो रेड वाला है ये हिंदू की आबादी। तो क्या किया जाएगा? इसमें गेम कैसे रचा जाएगा? तो ये निर्वाचन क्षेत्र को बांटते ही समय क्या कर दिया जाएगा कि ये चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो क्या करिए इसको, इस क्षेत्र को ऐसे बांटिए कि जो नीचे वाला है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, इसमें थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र आ जाए। ठीक है, और इधर से हम थोड़ा सा इस वाले के लिए ये वाला क्षेत्र ले ले, तो ये भी ज्यादा हिंदू बाहुल हो गया और इसमें भी कुछ मुस्लिम का पार्ट आ गया, लेकिन मैक्सिमम इसमें भी हिंदू ही है। तो क्या होगा? क्षेत्र बांटते समय ही गेम हो जाएगा। मान लेते कहीं मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, तो आपने क्या किया, उसको उस क्षेत्र को आधा काट दिया, उसको दूसरे के साथ मिला दिया, तो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र कम हो गया, और मुस्लिम के साथ दूसरे क्षेत्र के साथ उसको वहां पर हिंदू आबादी वाले एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि रखना तो 10 लाख की जनसंख्या है। तो 10 लाख जब जनसंख्या आपको रखनी है, तो आप इसमें तो गेम कर सकते हैं ना कि जहां पर मुस्लिम आबादी है उसको काट दो और हिंदू आबादी से ज्यादा वाला क्षेत्र से उसको मिला दो, और ऊपर वाले में हिंदू वाली आबादी वाला क्षेत्र मिला दो, तो जहां दोनों क्षेत्र कैसा हो जाएगा? हिंदू बाहुल आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार का गेम इसमें चलता है, ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये 2026 तक 1971 की जनगणना वाले पे ही चलेगा। ये 84वें संवैधानिक संशोधन 2002 के बाद इसको परिवर्तित किया गया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि हर जो सेंसस होगा, प्रत्येक जनगणना के बाद इसका पुनः समायोजन होना चाहिए। लेकिन अगर उतना करने अगर हम लोग गए, आर्टिकल 82 तो यही कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए, मतलब परिसीमन फिर से होना चाहिए, क्योंकि जनगणना चेंज हो जाएगी। लेकिन बार बार इसको चेंज करने में बड़ा दिक्कत है, इसीलिए 84वां संवैधानिक संशोधन आया कि भाई 2026 तक इसको वैसा ही रखिए। अब लास्ट रिपोर्ट है, लास्ट क्या है? बैंक बैलेंस शीट पर आरबीआई की रिपोर्ट। तो देखिए आरबीआई ने हाल ही में भारत में 2021-22 में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो बैंकिंग की प्रवृत्ति सब पर एक रिपोर्ट जो है वो हाल ही में जारी की गई है, क्योंकि बैंकों ने क्या जो है प्रगति की है और क्या जो है बैंकों की प्रवृत्ति है। बस इसके रिपोर्ट के कुछ जो बातों को ध्यान में रखते हैं। एक है मजबूत क्रेडिट मांग। फिनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में मजबूत क्रेडिट मांग के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट दोहरे अंकों में बढ़ी है। ज्यादा क्रेडिट डिमांड है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने चाहते हैं, तो क्या होगा? बैलेंस शीट क्या हुआ? दोहरा अंक में बढ़ गया, बेहतर हो गया। और यह क्यों हुआ है? ऋण वृद्धि के कारण है। ठीक है, और 10 साल के उच्च स्तर पर चली गई। तो क्रेडिट डिमांड जब बढ़ेगा, लोन लेने वाले लोग ज्यादा आएंगे, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगा। तो यही लिखा भी हुआ है। ठीक है,
फिनेंशियल 2022 के दौरान जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा, मतलब लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, डिपॉजिट ग्रोथ मॉडरेट हुई। मतलब डिपॉजिट मान लो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि डिपॉजिट हो रहा है 10 रुपए और लोन जो है वो लोन का जो रेट है वो बढ़ गया। डिपॉजिट का रेट मान लेते हैं कि 2% बढ़ा और लोन लेने वाले लोगों का रेट जो है वो 10% बढ़ गया या 7% बढ़ गया। यही कहना है, ठीक है, कि क्रेडिट जो ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ गया, लेकिन डिपॉजिट जो रेट है, जो जमा किया जाता है बैंकों में पैसा, वो एक नॉर्मल रहा, मॉडरेट रहा। और इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब देखिए यहां पर एक शब्द है इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, बस मैं शॉर्ट में लिख दिया। देखिए ये डिपॉजिट है, बैंकों में कुछ डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट का वैसा पोर्शन जो लोन में दिया जाता है, यानी जो क्रेडिट दिया जाता है। मान लो डिपॉजिट हुआ फॉर एन एग्जांपल 100 रुपए, और 100 रुपए चूंकि डिपॉजिट हुए हैं बैंक में, तो बैंक उसी में से तो लोन घुमाएगा। इसमें से जो लोन में घुमाया गया वो मान लेते हैं 60 रुपए घुमाया गया। एक एग्जांपल दिया मैंने, इसको आप 60 यूनिट घुमाया गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डिपॉजिट के पोर्शन में से कितना जो क्रेडिट है वो दिया गया, यानी लोन के पोर्शन में से आपने कितना क्रेडिट दिया है। यही क्या है, यही जो है आपको, ये तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इसको कहा गया, मतलब इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, इसी को हमने कहा है। तो ये मेरे हिसाब से अब आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर 120 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिपॉजिट 100 है और बैंक जो है वो 120 रुपए लोन में दे रहा है। डिपॉजिट 100 है लेकिन बैंक 120 रुपए लोन में दे रहा है। अगर ये वैल्यू 120 है तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट बैंकों में 100 है, लेकिन जो क्रेडिट दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा वो 120 दिया जा रहा है। डिपॉजिट कम हो रहा है लेकिन क्रेडिट हम ज्यादा दे रहे हैं। इसका भी एक फंडा है, कभी बात करेंगे उस पर। तो यही है इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आवाज तो भी जा रही है ना, वो आवाज क्लियर है ना, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर क्लियर है तो मामला ठीक है। चलिए, तो यही है इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि बैंक डिपॉजिट पर कितना डिपेंडेंट है क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट का ही जो पोर्शन हम क्रेडिट में दे रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि बैंक कितना डिपेंडेंट है इस डिपॉजिट अमाउंट पर क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। आईसीडीआर का मतलब है कि डिपॉजिट कि कितने पोर्शन से हमने क्रेडिट दिया, यानी मान लेते हैं डिपॉजिट है 100, उसी डिपॉजिट के कुछ पोर्शन से फॉर एन एग्जांपल 60 इसका हमने लोन दे दिया, तो डिपॉजिट से ही हमने लोन दिया। तो यही कह रहा है, यही है इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब इसमें यह कह रहा है कि इससे यह पता चलता है कि बैंक का जो डिपॉजिट राशि था उस पर बैंक कितना डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए, मतलब लोन देने के लिए, ठीक है। और यहीं पर मैंने आपको एक बात कही कि अगर आईसीडीआर 120 है तो यह समझना चाहिए कि 100 रुपए डिपॉजिट पर आप 120 रुपए क्रेडिट दे रहे हैं। ये इसको समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी कुछ बातें हैं। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से आकर्षित होकर विकास की गति के क्रमिक सुदृढ़ीकरण के संकेत का प्रदर्शन किया है। मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक आपको पता है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल व्यक्ति पर बात करते हैं, हम पर्सनल इनकम पर बात करते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है हम बृहत स्तर पर बात करते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम बात करते हैं। वही माइक्रो 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 मिलकर मैक्रो बन जाता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिलकर के ही तो पूरा देश बन जाएगा। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करें, पूरे राष्ट्र के मुद्रास्फीति की बात करें,
तब हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है वो बेहतर हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हमको देखने को मिल रहा है। ये भी तब जब पूरा विश्व जो है मुद्रास्फीति, भोजन, खाद्य सुरक्षा इन सब से परेशान रहा है। ठीक है, सकल गैर निष्पादित अस्तियों में गिरावट, जिसको आप कहते हैं ग्रॉस एनपीए में गिरावट है। एनपीए का मतलब क्या है, नन परफॉर्मिंग एसेट, यही लिखा है, गैर निष्पादित अस्तियां या परिसंपत्तियां। अगर आपने मान लो कोई लोन लिया है और मान लेते हैं कि लोन को जमा करने का ड्यू डेट है 1 तारीख, 1 जनवरी, 1 जनवरी आपका ड्यू डेट है, और उस ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक, ठीक है, 90 डेज तक आपने क्या करा, 90 दिन के बाद तक भी आपने ना उसमें कोई इंटरेस्ट दिया और ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया, तो वो अमाउंट जो लोन का अमाउंट है वो क्या बन जाएगा, एनपीए। एनपीए अगर आप 90 दिन तक ना ही उसका आप कोई लोन भर रहे हैं और ना ही उसका कोई आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ना ही प्रिंसिपल दे रहे हैं, ना ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एनपीए। तो यही कह रहा है कि जो ग्रॉस एनपीए है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट देखने को मिली है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी थोड़ा कम हुआ है। अब आप बैंक से लोन ले रहे हैं, मैंने जो एनपीए के बारे में बताया है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एनपीए तो आसान कॉन्सेप्ट है कि भाई 90 दिन तक आपने लोन चुकता नहीं किया तो वो जो लोन है वो किस में चला जाता है, एनपीए में। मान लेते एक लोन लिया जिसका ड्यू डेट 1 जनवरी 2023 है। ठीक है, आपने क्या किया, इस तारीख को चुकता करना था लोन, ड्यू डेट ये था, आपने 90 दिन तक, इसके बाद के 90 दिन तक आपने ना प्रिंसिपल दिया और ना ही इंटरेस्ट दिया, ना ही मूलधन दिया और ना ही ब्याज दिया, तब जो ये लोन है वो किस में चला गया, एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। ठीक है, तो यही जो है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज जो है इतना ही था, इतना ही हम लोगों को पढ़ना भी था। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे थोड़ी और बात करेंगे। थैंक यू।